शाम जब भोला लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर जंगल से अपने घर वापस लौटा तो देखा, अरे ये क्या, अपनी छोटी बहन को गोद में लिए पंकज रो क्यों रहा है और इसकी माँ कहाँ है? सोचकर भोला जल्दी से अपनी लकड़ियों के गट्ठर को नीचे उतारकर पंकज के पास पहुँचा। बेटा पंकज, क्या बात है, यहाँ बैठकर रो क्यों रहा है? बापू, माँ को ना जाने क्या हो गया है, ना तो कुछ बोल रही है और ना ही अपनी आंखें खोल रही है। ये तुम क्या कह रहे हो पंकज? जल्दी चलो, तुम्हारी माँ की हालत देखते हैं। भोला हड़बड़ाया हुआ बिमला के पास जाकर देखता है। बिमला की तो सांस नहीं चल रही है, तो क्या बिमला मर गई? बिमला को बिस्तर पर इस तरह पड़ा देखकर भोला कुछ न बोल पा रहा था। भोला को चुपचाप खड़ा देखकर पंकज बोल पड़ा, बापू, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? हमारी माँ को क्या हुआ है? बोल क्यों नहीं रहे? बेटा, तुम्हारी माँ ना तो कभी बोलेगी और ना ही आंखें खोलेगी। तुम्हारी माँ हमसे बहुत दूर चली गई है। भोला की बात पंकज की समझ में नहीं आई। भोला ने बिमला की चिता बनाई और भरे हृदय से आखिरी संस्कार कर दिया। बिमला, तुमने ये क्या किया? जीवन के इस कठिन सफर में तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मेरी नहीं तो कम से कम दोनों अबोध बच्चों का ख्याल तो किया होता। अब इनकी परवरिश कौन करेगा? बिमला की असमय मौत से भोला बहुत परेशानी में पड़ गया था। वो दिन भर जंगल में मेहनत करता। जब शाम को लकड़ियों के गट्ठर के साथ वो घर वापस लौटता है तो भूखा प्यासा पंकज उससे कहता है, बापू, मुझे बहुत भूख लगी है। छोटी भी भूख से रो रही है, उसको मैंने अभी चुप करा है। बापू, अभी लो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों की भूख का इंतजाम करता हूँ। भोला लकड़ियों का गट्ठर उसी समय रखकर बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट जाता है। बच्चों को खाना खिला पिलाकर जब वो सोता तो थकान के कारण उसका अंग अंग दर्द करता रहता। मेरे जीवन की नैया कैसे चलेगी? बिना माँ के बच्चे को मैं अकेला कब तक इस प्रकार बना बना कर खिलाता रहूंगा? सोचते हुए भोला सो जाता है। अब भोला के जीवन में इसी प्रकार अधिक परिश्रम करने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा था। ये देखकर एक दिन उसका दोस्त बिरजू भोला को समझाता है, भोला, ऐसा कब तक चलेगा? अगर तू इसी प्रकार दिन रात काम करते रहे तो तुम्हारा तबीयत घातक रोग से खराब हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे। भोला, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? दूसरा विवाह करने से कम तुम्हारे बच्चों की परवरिश की चिंता तो दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। पता नहीं सौतेली माँ दोनों अबोध बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। बिरजू भी भोला को समझाकर वहाँ से चला गया। बिरजू के जाते ही भोला भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। भोला जंगल की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, इस बियाबान जंगल में किसके रोने की आवाज आ रही है? सोचते हुए भोला उसी दिशा की ओर चल पड़ा। इधर से ही रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलने के पश्चात उसे एक रोती हुई स्त्री दिखाई दी। कौन हो तुम और इस जंगल में बैठ के क्यों रो रही हो? मैं एक दुखियारी हूँ। मेरा नाम सुधा है। आज ही मेरा पति मर गया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इस जंगल में आत्महत्या करने आई हूँ। कोई भी जंगली जानवर यहाँ मुझे मारकर खा जाएगा तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। सुधा की बात सुनकर भोला सोचने लगा, ओह, इसका मतलब ये स्त्री यहाँ प्राण गंवाने आई है। इसका पति मर गया और मेरी पत्नी भी मर गई है। इस समय हम दोनों ही दुखियारे हैं। क्यों ना मैं इस दुखी स्त्री से विवाह कर लूं। ऐसा करने से इस स्त्री को भी सहारा मिल जाएगा और पंकज और छोटी को देखभाल करने वाली माँ भी मिल जाएगी।
ये सोचकर भोला ने सुधा से कहा, सुधा, तुम्हें प्राण गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं। आत्महत्या करना कायरता है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं तुमसे विवाह करूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं सुधा। तुम्हारी तरह मैं भी अपनी पत्नी को खो चुका हूं। कहकर भोला ने सुधा को अपनी सारी कहानी बता दी। तत्पश्चात, सुधा, अगर तुम मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो जाओ तो मेरे अनाथ बच्चों का जीवन संवर सकता है और तुम्हें भी जीवन के लिए सहारा मिल सकता है। सुधा के पास भी दूसरा कोई विकल्प नहीं था। भोला की बात झट से मान गई। मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार है। तो जल्दी से उठो, मेरे साथ चलो। सुधा तुरंत उठकर भोला के साथ चल पड़ी। भोला और सुधा घर पहुंचते ही सुधा को अपने पिता के साथ देखकर पंकज ने पूछा, बापू, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी छोटी की नई माँ है। नई माँ? बापू, नई माँ हमें पहले वाली माँ की तरह प्यार करेंगी और खाना देंगी? हाँ बेटा, नई माँ तुम दोनों को खूब प्यार करेगी और बहुत अच्छी खाना बनाकर खिलाएगी। भोला का उजड़ा हुआ घर पुनः बस चुका था। सुधा भी दोनों बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी। इसी प्रकार कई माह बीत गए। एक दिन, सुनो जी, एक खुशखबरी है। मेरा पाँव इन दिनों भारी है। क्या तुम सच में माँ बनने वाली हो? सुधा से ये खबर पाकर भोला खुश हो गया। उचित समय पर सुधा ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुधा अब सारा दिन नवजात कन्या के प्यार दुलार में ही डूबी रहती थी। उसने पंकज और छोटी का ख्याल रखना भी छोड़ दिया था। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। जब से नन्ही बहन पैदा हुई है, नई माँ हमारा ख्याल रखना बिल्कुल ही छोड़ चुकी है। भोला भी सुधा के बदले व्यवहार को देखकर परेशान था। एक दिन शाम को जब भोला लकड़ियां काटकर जंगल से वापस लौटा, बापू, बहुत भूख लगी है बापू। हाँ बापू, मैं भी भूखी हूँ। तुम लोग भूखे हो? तुम्हारी माँ कहाँ गई? क्या उसने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया? ये सुनते ही पंकज रोने लगा। अरे ये क्या बेटे, तुम तो मेरी बात सुनते ही रोने लगे। चुप हो जाओ और जल्दी से मुझे अपने रोने का कारण बताओ। पंकज ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैं और छोटी आज सुबह से ही भूखे हैं। दोपहर को जब नई माँ से खाने के लिए रोटी मांगा तो रोटी तो नहीं दी, बदले में हमारी खूब पिटाई की। ओह, सुधा ने ऐसा क्यों किया? उसी समय भोला पंकज और छोटी को लेकर सुधा के पास पहुंचा। सुधा, ये दोनों बच्चे तुम्हारे बारे में कुछ भी कह रहे हैं, वो क्या सच है? ये सुनते ही सुधा भड़क उठी। नास पीटो, अपने बाप को घर में घुसने से पहले ही सिखा पढ़ा दिया। इन मासूम बच्चों पर चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुमसे जो पूछा उसका जवाब दो। तुम्हें जवाब चाहिए तो सुनो। तुम्हारे मासूम बच्चे जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है। तो क्या सचमुच तुमने इन दोनों को मारा था? हाँ, मारा था। ये दोनों हर समय खाना मांगते रहते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए इनके बाप ने मेरे पास कोई नौकर छोड़ रखा है। ऐसा ना कहो सुधा, प्रिया की तरह ही दोनों बच्चे भी तो तुम्हारे ही बच्चे हैं। ये मेरे बच्चे अवश्य हैं, लेकिन सगे नहीं, सौतेले। ओह, अब तुम्हारे दिमाग में सगे सौतेले का भूत सवार हो गया है। कान खोलकर सुन लो जी, मैं तुम्हारे बच्चों की नौकरानी नहीं हूँ। मुझे अपनी बेटी के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, फिर मैं इन लावारिसों का खाना कैसे बना सकती हूँ? खामोश, बहुत हो चुका। तुमने जो कुछ कहा मैंने चुपचाप सुन लिया, लेकिन आज के बाद तुमने पंकज और छोटी को लावारिस कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना ही इन लावारिसों का ख्याल है तो खुद ही खाना बनाकर इन्हें क्यों नहीं खिला देते? ठीक है, आज से मैं इन दोनों बच्चों को खाना बनाकर खिलाया करूंगा। भोला उसी समय खाना बनाने की तैयारी में जुट गया। मैंने सुधा को पहचानने में बड़ी भूल कर दी। ये पंकज और छोटी का लालन पालन क्या करेगी, उल्टा दोनों मासूम बच्चों को परेशान अवश्य करेगी।
अपने आप को कोसते हुए खाना बनाकर भोला ने भूखे पंकज और छोटी को खाना खिलाया। इस प्रकार पूरे 10 वर्ष बीत गए। पंकज, छोटी और प्रिया तीनों बड़े हो गए थे। सुधा प्रिया को बहुत प्यार करती थी, लेकिन पंकज और छोटी को एक आंख न देख पाती थी। पंकज और छोटी भोला के प्यार और दुलार के सहारे ही बड़े हुए थे। फिर एक दिन, सुधा, आज मेरा भोजन बनाकर जंगल में लेती आना। ठीक है। सुनकर भोला लकड़ी काटने जंगल की ओर चला गया। भोला के जाने के बाद सुधा खाना बनाने में जुट गई। तभी प्रिया आकर बोली, माँ, मैं खेलने जाऊँ माँ? इसमें पूछने की क्या बात है बेटी, शौक से जाओ। प्रिया उछलते कूदते खेलने चली गई। तब सुधा ने खाने को एक पोटली में बांधा और पंकज से बोली, तुम्हारे बापू जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गए हैं, जाओ खाने की ये पोटली उन्हें दे आओ। माँ, जंगल में खूंखार जानवर रहते हैं, मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, मुझे जंगल जाने में डर लगता है। 15 साल का धिंगड़ा जवान हो गया है और अभी तक जानवरों से डरता है। अकेले जाते डर लगता है तो इसे भी अपने साथ ले जा। क्या आप छोटी को भी जंगल भेजना चाहती हैं? क्यों? छोटी जंगल में चली जाएगी तो क्या गजब हो जाएगा? अरे नास पिटो, दिन भर तुम्हें बकर बकर करते रहते हो। थोड़ा सा काम क्या बता दिया तो तुम्हारी नानी मर जाती है। जाओ अपने पिता का खाना लेकर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुधा की धमकी सुनकर पंकज और छोटी सिहर गए। छोटी ने चुपचाप खाने की पोटली उठाई और पंकज के साथ घर से निकल गई। पंकज मन ही मन बोल रहा था, भगवान, मेरी और छोटी की जंगली जानवरों से रक्षा करना। जैसे ही वो दोनों घर के कुछ दूर गए थे कि प्रिया ने उन दोनों को देखा और बोली, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बापू का खाना लेकर जंगल जा रहे हैं। ये सुनकर प्रिया ने कुछ सोचकर उन दोनों से कहा, बापू का खाना तुम नहीं, मैं लेकर जाऊंगी। क्या? हाँ, बापू का खाना मैं लेकर जाऊंगी। लेकिन प्रिया, जंगल में शेर चीते होते हैं, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं शेर चीतों से नहीं डरती। प्रिया ने जिद करके छोटी से खाने की पोटली ली और जंगल की ओर चल दी। अब क्या होगा भैया? प्रिया बड़ी जिद्दी लड़की है छोटी, अगर हम उसका कहना नहीं मानते तो वो माँ से हमारी शिकायत कर देगी। अब तो यही ठीक रहेगा कि जब तक प्रिया वापस नहीं आती हम यहीं बैठकर उसकी प्रतीक्षा करेंगे। वे दोनों वहीं बैठकर प्रिया का इंतजार करने लगे। दूसरी ओर प्रिया अपनी मस्ती में चली जा रही थी। बापू जब मुझे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, कहेंगे आज रानी बिटिया प्रिया हमारा खाना लाई है। प्रिया जंगल में पहली बार आई थी, इसलिए उस जंगल के रास्ते से परिचित नहीं थी। वो जंगल में भटक गई। धीरे धीरे दोपहर हो गई, लेकिन वो अपने पिता भोला को नहीं ढूंढ पाई। ओह, लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। दूसरी ओर जंगल में भूख से व्याकुल होकर भोला सोच रहा था। क्या बात है, सुधा अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आई? इधर बाग के बाहर बैठे पंकज व छोटी भी परेशान थे। बहुत देर हो गई, प्रिया को अब तक लौट कर आ जाना चाहिए था। भैया, वो किसी संकट में तो नहीं फंस गई होगी? छोटी की बात सुनकर पंकज डर गया। छोटी, हम जंगल में चलकर प्रिया को खोजते हैं। अगर प्रिया को कुछ हो गया तो नई माँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। भैया, देरी ना करो और जल्दी से प्रिया को खोजने चलो। पंकज और छोटी भी जंगल की ओर चल पड़े। उधर प्रिया भी जंगल में भटकी जा रही थी। जंगल में चलते चलते उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। मुझे इस झोपड़ी में जाकर किसी से मदद मांगनी चाहिए, वो जरूर जंगल से निकलने का रास्ता जानते होंगे। ये सोचकर प्रिया उस झोपड़ी की ओर चल दी। वहाँ पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देते ही अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, दरवाजे को धक्का देकर अंदर आ जाओ। प्रिया
प्रिया ने झिझकते हुए दरवाजा खोलकर घर के अंदर प्रवेश किया। झोंपड़ी के अंदर उसे एक बुढ़ा मिला। लड़की, तुम कौन हो? मैं जंगल में रास्ता भूल गई हूँ। क्या आप मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताने की कृपा करेंगे? क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम्हें झाड़ू से मेरे घर की सफाई करनी होगी, तभी मैं जंगल से निकलने का रास्ता बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपके घर की सफाई कर देती हूँ। प्रिया झाड़ू लेकर दूसरे कमरे में चली गई और सोचने लगी, आज तक मैंने कभी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाई और इस बुढ़े के घर को मैं साफ कर दूं, मुझसे नहीं होगा। उसने झाड़ू को एक कोने में रखकर वापस बुढ़े के पास पहुंची। बूढ़े बाबा, मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी है, अब आप मुझे जल्दी से जंगल का रास्ता बता दीजिए। प्रिया की बात सुनकर बूढ़ा क्रोध से भड़क उठा। झूठी लड़की, मुझसे झूठ बोलती है, जा इसी समय मुर्गी बन जा। और अगले ही पल प्रिया मुर्गी बन गई। नादान लड़की, अब तेरा शेष जीवन मुर्गी बनकर ही गुजरेगा। दूसरी ओर पंकज और छोटी भी प्रिया को खोज करते हुए उसी झोपड़ी के बाहर आ पहुँचे। पंकज ने भी दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। तब वे दोनों भी दरवाजा खोलकर बूढ़े के पास पहुँचे। बाबा, इस जंगल में हमारी छोटी बहन प्रिया कहीं खो गई है, क्या आप उसे ढूंढने में हमारी सहायता करेंगे? बेटा, मैं तुम्हारी बहन को खोजने में तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम बाबा? बेटा, रात को खाना पकाने के लिए मेरे पास लकड़ियां समाप्त हो गई हैं, इसलिए तुम्हें जंगल में से कुछ लकड़ियां काट कर लानी होंगी। पंकज ने एक पल सोचा और फिर बूढ़े से कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी जंगल से आपके लिए लकड़ियां काट कर लाता हूँ। जाओ बेटा, जल्दी करो, दिन ढलने ही वाला है। बाबा, मैं अपनी छोटी बहन को आपके पास छोड़े जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। कोई नहीं बेटा, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। पंकज ये सुनकर घर से बाहर निकल आया। आज हम किस मुसीबत में फंस गए। रात होने वाली है और अभी तक हमें प्रिया का पता नहीं लगा। दूसरी ओर भूखा प्यासा थका हारा भोला घर पहुंचा। सुधा, आज तुम जंगल में मेरा खाना लेकर क्यों नहीं आई? मैं सारा दिन भूखा ही लकड़ियों को काटता रहा। ये क्या कह रहे हैं जी? मैंने तो सुबह ही पंकज और छोटी को आपका खाना देकर जंगल में भेज दिया था। सुधा की बात सुनकर भोला चौंक पड़ा। क्या कहा तुमने? उन दोनों छोटे बच्चों को उस भयानक जंगल में भेजा था, लेकिन वो तो मेरे पास खाना लेकर नहीं पहुँचे। लगता है पंकज व छोटी को जंगल में जंगली जानवर चीर फाड़ कर खा गए होंगे, तभी तो वो जंगल से वापस नहीं लौटे हैं। ये सोचकर सुधा खुश हो उठी, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक विचार आया। लेकिन मेरी बेटी प्रिया कहाँ चली गई है? वो भी तो सुबह से ही घर वापस नहीं लौटी है। सुधा सोच ही रही थी कि भोला सुधा से बोल पड़ा। आज तुमने उन दोनों मासूम बच्चों को जंगल भेजकर अपने मन की मुराद पूरी कर ली। अब तक उन्हें जंगली जानवर खा गए होंगे। भोला जैसे आया था वैसे ही उल्टे पांव वापस जाने लगा तो सुधा ने कहा, इस समय कहाँ जा रहे हो जी? मुझे टोक मत हत्यारी औरत, मैं अपने बच्चों की खोज में जंगल में जा रहा हूँ। जंगल में मुझे वो जीवित नहीं मिलेंगे, पर उनके अवशेष तो मिलेंगे। उनके अवशेषों को इकट्ठा करके मैं उनका अंतिम संस्कार करूंगा। ये बोलकर भोला तेजी से घर से बाहर निकल गया और जंगल की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर पंकज जैसे एक पेड़ के पास से गुजरा, एक आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ये आवाज सुनकर पंकज चौंक उठा। उसने चारों ओर देखा पर पंकज को कोई नहीं दिखाई दिया। पंकज सोच में पड़ गया। तभी वो आवाज फिर से सुनाई दी, भाई सोच में मत पड़ो, तुम्हारे पास वाले पेड़ के नीचे एक बंद बोतल पड़ी हुई है, मैं उसी बोतल में बंद हूँ, कृपया कर मुझे बोतल से बाहर निकालो। ये सुनकर पंकज पेड़ के नीचे पड़े बोतल को ध्यान से देखता है। ओह,
इस बोतल में तो कोई नन्हा सा आदमी बंद है। मुझे बोतल खोलकर इस नन्हे से आदमी को निकाल देना चाहिए। ये सोचकर उसने बोतल उठाकर बोतल का ढक्कन खोल दिया। देखते ही देखते बोतल से धुएं के साथ एक जिन प्रकट हुआ। जानते हो बालक, तुमने मुझे बोतल से निकाला है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? पंकज जिन को देखकर डरते हुए बोला। क्या? तो सुनो, मैंने सोच रखा था कि जो भी मुझे बोतल से निकालेगा उसे मैं जिंदा ही खा जाऊंगा। नहीं बच्चे, तुम जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे जल्दी से कोई उपाय सोचना चाहिए, वरना यह जिन मुझे सचमुच में जिंदा ही खा जाएगा। ये सोचकर पंकज जिन से बोल उठा। जिन चाचा, झूठ मत बोलो, तुम इस बोतल में थोड़े कैद थे। तुम इतने विशालकाय शरीर के हो, भला इस छोटे से बोतल में कैसे आ सकते हो? मैं ठीक कह रहा हूँ बच्चे। ठीक है, अगर तुम इस बोतल में पुनः घुसकर दिखाओ तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। अरे बालक, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी बोतल के अंदर जाकर दिखाता हूँ। ये कहकर जिन बोतल के अंदर घुस गया। जिस बोतल में घुसते ही पंकज ने झटपट बोतल की ढक्कन बंद कर दी। ये देखकर बोतल में बंद जिन चिल्लाया। अरे ये क्या? जल्दी से मुझे बाहर निकालो। मैं तुझे बाहर निकालूं ताकि बोतल से बाहर आकर तुम मुझे खा सके? मुझे माफ कर दो भाई, अब मैं नहीं खाऊंगा तुम्हें। जल्दी से मुझे बाहर निकालो। नहीं, अब मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं निकालूंगा। मुझ पर भरोसा करो भाई, मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दे सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दौलत। तो क्या उस बूढ़े जादूगर की कैद से अपनी दोनों बहनों को नहीं बचाना चाहते हो? जिनकी ये बात सुनकर पंकज बोल उठा। ये तुम क्या कह रहे हो जिन चाचा? मेरी बहनें जादूगर की कैद में? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम जिस बूढ़े के पास अपनी दोनों बहनों को छोड़ आए हो, वह एक जादूगर है। वह लड़कियों को मुर्गा बनाकर उन्हें खा जाता है। क्या? पंकज, तुम्हारी सौतेली बहन प्रिया भी उसी बूढ़े जादूगर के कैद में है। और तो और, तुम्हारे वहां से जाते ही तुम्हारी बहन छोटी को भी उसने मुर्गी बना दिया है। जिनकी बात सुनकर पंकज सोच में पड़ गया। पंकज, सोच लो, यदि तुम मुझे इस बोतल से नहीं निकालते तो उस जादूगर से तुम्हारी बहनों को कोई भी नहीं बचा सकता। पंकज के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। पंकज ने फिर से बोतल के ढक्कन को खोला और बोतल के ढक्कन को खोलते ही धुएं के साथ जिन फिर से प्रकट होकर बोला। पंकज, तुमने मुझे फिर से आजाद करके मेरे ऊपर उपकार किया है। तुम्हारी दोनों बहन बहुत संकट में है। ये लो पारस पत्थर, ये तुम अपनी जेब में रख लो। उस जादूगर का कोई भी वार तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा। और जो बोतल में मैं कैद था, वो बोतल भी ले जाओ। उस बोतल से उस जादूगर के सर पर जोर से वार करना। बुढ़ा जादूगर वहीं मर जाएगा और तुम्हारी दोनों बहनें उस जादूगर के कैद से आजाद हो जाएंगी। पंकज ने जिन से वो पारस पत्थर लेकर कहा। जिन चाचा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बड़ी सहायता की। एक बात और याद रखना पंकज, ये पत्थर कोई मामूली नहीं है। इस पत्थर को जिस चीज से सटाओगे वो सोने की हो जाएगी। इतना बोलकर जिन अदृश्य हो गया और पंकज भी बोतल को लेकर अपनी बहनों को बचाने चल पड़ा। बुढ़ा देखने में तो बड़ा अच्छा इंसान लग रहा था, लेकिन वह तो बड़ा बेरहम निकला। सोचते हुए पंकज जल्दी से बूढ़े के पास जा पहुंचा। क्या तुम लकड़ियां ले आए? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए लकड़ियां काट कर लाऊं? क्या बक रहे हो छोकरे, तुम मुझे जानते नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम बूढ़े कौन हो? पंकज ने बिना समय गंवाए वो बोतल बुढ़े के सिर पर दे मारी। अगले ही पल घर में धुआं धुआं हो गया। जब धुआं हटा तो वो वहाँ से झोपड़ी समेत बुढ़ा जादूगर भी गायब हो चुका था और छोटी और प्रिया पंकज के सामने थी। मेरी बहनें, तुम दोनों ठीक हो?
हो भैया, उस जादूगर बुढ़े ने हम दोनों को मुर्गियाँ बना दिया था। बुढ़े के मरते ही हम दोनों आजाद हो गए और अपने असली रूप में आ गए। यह तो बड़ी अच्छी बात है। अब देर नहीं करनी चाहिए, माँ और बापू हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो तीनों अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि सामने से उसके बापू भोला आ रहे थे। पिताजी आप? मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ही खोजने आया था। तुम सब को सकुशल देखकर मुझे चैन की सांस आ गई। पिताजी, अगर आज पंकज भैया उस बूढ़े जादूगर से मुझे और छोटी को ना बचाते तो हम दोनों को मुर्गियाँ बनाकर खा जाते। कौन बूढ़ा जादूगर? तब पंकज ने विस्तार पूर्वक सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर भोला आश्चर्य में पड़ गया। ओह मेरे बच्चों, तुम लोग इतनी बड़ी संकट में फंस गए थे। भगवान का शुक्रिया है जो तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। घर चलो, तुम्हारी माँ भी तुम लोगों का इंतजार कर रही होगी। भोला समेत तीनों घर पहुँचे। घर पहुँचकर प्रिया ने सारी बात सुधा को बता दी। सुधा, जिस पंकज से तुम्हें इतनी ईर्ष्या और घृणा रहती थी, उसी पंकज ने तुम्हारी बेटी प्रिया को नया जीवन दान दिया है। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मैंने तुम्हें और छोटी को सौतेले समझकर बहुत बड़ी भूल की है। सुधा को अपनी गलतियों पर पछतावा होते देखकर भोला ने सुधा को माफ कर दिया। जब अगले दिन भोला फिर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हुआ तो रुक जाओ बापू, अब तुम्हें जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अगर मैं लकड़ी काट कर नहीं लाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? भोला के इतना कहते ही पंकज ने पारस पत्थर को कुल्हाड़ी में सटा दिया। देखते ही देखते कुल्हाड़ी सोने की हो गई। कमाल है, यह कुल्हाड़ी तो सोने की हो गई। हाँ बापू, ये कमाल इस पारस पत्थर का है। पारस पत्थर और तुम्हारे पास? फिर पंकज ने सारी बात बता दी। पंकज की बात सुनकर भोला और सुधा बहुत खुश हुए और तब से भोला अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन बिताने लगा।